मेरी बड़ी बहन का नाम आयशा था। उसकी उम्र 28 साल थी और मेरा नाम अनीता है और मैं आयशा दीदी से 5 साल छोटी हूँ। हम एक गरीब परिवार में जन्मे थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पिताजी मजदूरी करते थे। फिर भी हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा कर लायक बना रखा था। हमारे परिवार को गरीबी ने घेर रखा था, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। मेरी बड़ी दीदी आयशा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरी दीदी को रिश्तेदारों ने उन्हें बचपन में ही अपने बेटों के लिए अपनी घर की बहू बनाने के लिए होड़ लगी हुई थी। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी दीदी की शादी एक अमीर घर में हो, जहां मेरी दीदी रानी बनकर रहे। और एक दिन हमारे घर मेरी दीदी आयशा के लिए एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता आया। लेकिन जब मेरे पिताजी ने लड़के के परिवार की छानबीन करी तो कुछ खास पता नहीं चल पाया कि लड़के वालों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन लड़के वाले मेरी दीदी आयशा को देखने के लिए हमारे घर पर आए और अपने बेटे के लिए मेरी दीदी आयशा को पसंद कर लिया और शगुन के तौर पर मेरी दीदी आयशा को सोने के कंगन और शगुन के लिए 1 लाख मेरी दीदी के हाथ में रख दिए। मेरी माँ और पिता इस रिश्ते से काफी खुश थे और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़का इतना अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहता था। कुछ वक्त में मेरी दीदी आयशा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मेरी दीदी की शादी इतनी धूमधाम से होगी ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और शादी के बाद मेरी दीदी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। दीदी की शादी के कुछ वक्त के बाद मेरे पापा की दिल के दौरे से मौत हो गई। हमारे पूरे घर में मायूसी छा गई थी कि फिर 1 महीने के बाद खबर आई कि मेरी दीदी प्रेग्नेंट है। हमारे घर खुशियों की लहर दौड़ गई। मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि अब मुझे मौसी कहकर पुकारने वाला बच्चा आने वाला था। माँ बनने के बाद मेरी दीदी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरी दीदी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बच्चे की डिलीवरी के बाद ही मेरी दीदी की मौत हो गई थी। मेरी दीदी के देहांत को 1 हफ्ता हो चुका था। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वही दूसरी और वो छोटी बच्ची रोए जा रही थी। मगर बड़ी हैरानी की बात थी कि ये छोटी सी बच्ची मेरे पास आते ही रोना बंद कर देती। वो मुझे देखती रहती और मुझे उसमें अपनी बड़ी बहन दिखाई देती। ये सब देखते हुए मेरी माँ ने मुझे कहा कि मैं यही रहूं और इस छोटी सी बच्ची के ख्याल रखूं। इस बच्ची को रोता देख मैंने कहा, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मेरी दीदी के देहांत के बाद उसके ससुराल में ये मेरी पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। फिर मेरे जीजा मेरे कमरे में आए और मुझे घर की चाबियां और घर की अन्य चीजों के बारे में मुझे बताया। उनकी बातों से तो लग रहा था कि वह एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्हें दीदी की मौत से बहुत दुख हुआ था। और फिर मैं सोचने लगी कि मेरे जीजा जी ने क्या क्या सपने देखे होंगे और क्या हो गया उनके साथ। मुझे दीदी ने बताया था कि मेरे जीजा रात को सोते हुए दूध पीते हैं, इसलिए मैं दूध का गिलास जीजा के कमरे में रख कर आई। थोड़ी ही देर में मेरे जीजा आशीष मेरे कमरे में आए। जीजा ने टी-शर्ट पहन रखी थी और मेरे पास आकर बैठ गए। रात हो चुकी थी। मैं बिस्तर से उठने लगी तो जीजा ने कहा, लेटी रहो, थक गई होगी सारा दिन काम करते हुए। मैंने कहा, जीजा जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर जीजा मेरा माथे को छूते हुए और मेरा चेहरा देखकर बोले कि ये बड़ी अजीब बात है कि तुम्हारे पास आकर ये बच्ची हंसने लगती है। बस ये कहकर जीजा अपने कमरे में चले गए। सुबह उठकर मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आई और फिर किचन में जाकर अपने और जीजा के लिए चाय बनाने चली गई। जीजा के बेडरूम का गेट बंद था। चाय लेकर जीजा को उठाने के लिए जब मैंने उनके बेडरूम का गेट खोला तो मैं हैरान रह गई। मैंने देखा कि जीजा सोए हुए हैं और उन्होंने सिर्फ छोटी सी निकर पहन रखी थी, मगर रात का दूध यूं ही गिलास में अभी भी वही रखा हुआ था। मैं चाय लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। मैं अपनी चाय पीते पीते सोच रही थी कि जीजा जी को अपनी पत्नी यानी मेरी दीदी के जाने का दुख सताए जा रहा है।
आखिर इन दोनों की शादी को बहुत कम समय हुआ था। भरी जवानी में किसी की पत्नी की मौत हो जाए, ऐसे हालत में कोई भी इंसान अंदर से टूट जाता है। मेरे जीजा मेरी दीदी से बहुत प्यार करते थे। मुझे अभी काफी दिन रहते हो गए थे मेरे दीदी के ससुराल में। अब घर में मैं और मेरे जीजा और उनकी छोटी बच्ची ही थी। मेरे जीजा काफी सामान्य से इंसान है और काफी धार्मिक भी है। मेरे जीजा को देखकर मैं हमेशा यही सोचती कि मेरी दीदी की शादी एक अच्छे इंसान से हुई थी, मगर किस्मत में जीजा और दीदी का साथ लंबा नहीं था। कुछ दिन पहले तक जीजा जी और दीदी के घर खुशियाँ ही खुशियाँ थी, मगर आज दीदी हमारे साथ नहीं थी, जिससे घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। मेरा बेडरूम मेरे जीजा के बेडरूम के पास ही था। फिर एक रात मैं अपना काम कर बच्ची को सुलाकर सोने जा रही थी तो मुझे मेरे जीजा के कमरे से चीखों की आवाजें सुनाई दी। एक बार तो ये चीखे मुझे मेरा वहम लगा, मगर बार बार आती चीखों से मुझे तो अपने आप पर शक होने लगा था कि कहीं अकेले रह कर मैं पागल तो नहीं होने लगी हूँ, क्योंकि मैं अपने जीजा को एक अच्छा इंसान मानती थी। फिर अगले दिन आधी रात को मुझे मेरे जीजा के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज आती थी। ऐसा लगता जैसे कोई उनके साथ गलत काम कर रहा हो, लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो लड़कियां सुकून से सो रही होती। एक दिन चीखों की आवाज इस कदर तेज थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने जीजा के बिस्तर से चादर हटाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां तो बिस्तर की चादर पर खून था। जब मैंने चादर को उठाया तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरी। मैं हैरान थी कि ये सब क्या चल रहा है और जीजा के बेडरूम में कौन है ये लड़कियां। मैं घर के काम पूरा कर खाने की तैयारी करने जा रही थी कि मेरे जीजा दो लड़कियों के साथ घर आए और उन लड़कियों को बोले कि ये है अनीता मेरी साली। और फिर जीजा मुझसे बोले कि अनीता, ये दोनों लड़कियां आज हमारे साथ ही खाना खाएंगी, तो क्या तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बना दोगी? मैंने कहा, क्यों नहीं जीजा, अभी बनाती हूँ। जीजा जी। मेरे जीजा की ये बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैंने डरते हुए जीजा से पूछा कि जीजा, कौन है ये लड़कियाँ? मैंने इन्हें पहचाना नहीं, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा अपने घर पे। वो दोनों लड़कियां मासूम देखती थी और उनकी उम्र 14 से 16 साल से ज्यादा नहीं थी। मेरे जीजा उन दोनों लड़कियों को बाहों में भरते हुए प्यार करते हुए बोले कि ये दोनों लड़कियां अनाथ है और बेचारी भूखी है। तुम्हारी दीदी आयशा अक्सर ऐसी अनाथ लड़कियों को घर लाती थी और अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। इन्हें इसलिए मैं अपने साथ घर ले आया। आज तुम इनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ। ये दोनों लड़कियां कई दिनों से भूखी हैं। आज ये तुम्हारे हाथ के बने खाने से अपना पेट भरेंगी। जीजा के मुंह से ये सब सुनकर मुझे उन लड़कियों पर बहुत दया आई। मेरी दीदी हमेशा गरीबों की मदद करती थी और आज उनके जाने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं किसी गरीब को खाना खिलाऊं। मेरे मन में यही बात चल रही थी कि मेरी दीदी की शादी कितने अच्छे आदमी से हुई थी। जीजा के विचार सुनकर मेरे दिल में जीजा के लिए सम्मान और बढ़ गया। मैं मन ही मन सोच रही थी कि तभी जीजा ने कहा, क्या सोच रही हो? मैं झट से अपने ख्यालों से बाहर आई और जल्दी जल्दी रसोई में लड़कियों के लिए खाना बनाने चली गई। फिर दोनों लड़कियों ने खाना खाया और दोनों लड़कियों को खाना खाते देख मुझे लगा कि ये दोनों बेचारी ना जाने कितने दिनों से भूखी थी। आज पहली बार मुझे किसी गरीब को खाना खिलाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। पेट भर खाना खाने के बाद दोनों लड़कियां रसोई में अपने बर्तन रखने जा रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि तुम इस घर की मेहमान हो, बर्तन में उठा दूंगी। और फिर मैंने बर्तन उठाए और रसोई में चली गई। रसोई की सफाई करने के बाद मैं उन लड़कियों से बात करके उनके बारे में जानना चाहा और उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। उन लड़कियों ने मुझे बताया कि वो दोनों अनाथ है। मैं बहुत हैरान थी कि ऊपर वाला कैसे कैसे खेल खेलता है। मुझे उन लड़कियों से बात करता देख मेरे जीजा ने मुझे उन लड़कियों से दूर करते हुए
कहा कि आज तुम्हारी दीदी ये देखकर बड़ा गर्व महसूस कर रही होगी कि तुम भी तुम्हारी दीदी की तरह गरीबों की मदद करना अपना फर्ज समझती हो। मैंने जीजा से कहा कि मैं इन लड़कियों की तकलीफ समझ सकती हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ। बिना माँ बाप के बच्चों पर क्या गुजरती है, उनकी तकलीफों को सोचकर ही मैं कांप जाती हूँ। जीजा और मैं बातें कर रहे थे कि मैंने जीजा से पूछा कि इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने के लिए कोई आएगा। मेरे सवाल पर मेरे जीजा कुछ सोच में पड़ गए और फिर कुछ सोचकर थोड़े दुखी होकर बोले, अरे क्या हो गया है मेरी साली जी, ये बेचारी अनाथ लड़कियां हैं, अगर कुछ पल हमारे घर में रुक जाएंगे तो हम पर कोई तूफान नहीं आ जाएगा। जरा सोचो, इन अनाथ लड़कियों की मदद से तुम्हारी दीदी की आत्मा को कितनी शांति मिलेगी। मुझे जीजा की बात सुनकर ये एहसास हुआ कि आज भी जीजा दीदी की आत्मा की शांति के लिए हर कोशिश कर रहे थे। फिर मेरे जीजा ने मुझे कहा कि मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लूं, और मैं अपने कमरे में चली गई और जैसे ही बिस्तर पर बैठी तो ना जाने मुझे कब नींद आ गई। फिर देर रात मुझे लड़कियों की चीखों की आवाज सुनाई दी और मैं नींद से जाग गई और चीखों की आवाज की तरफ भागी। ये चीखें मेरे जीजा के कमरे से आ रही थी और जैसे ही मैं जीजा के कमरे के पास पहुंची तो चीखों की आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने खिड़की से जीजा के कमरे में झांक कर देखा तो वो दोनों लड़कियां सो रही थी। आखिर ये चीखों की आवाज कहां से आ रही थी? चीखें इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाली की रूह कांप जाए। जीजा के कमरे में सब कुछ ठीक मिलने पर मुझे लगा शायद मैं कोई सपना देख रही थी। वो चीखों की आवाज शायद मुझे सपने में सुनाई दी थी। मेरी दीदी के देहांत के बाद मुझे ऐसे डरावने सपने आने लगे थे। मैं अपने कमरे में आगी और बिस्तर पर लेट गई। सुबह उठकर मैंने जब जीजा से रात की चीखों के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कोई चीख की आवाज रात को नहीं सुनाई दी। फिर मैंने जब उन दोनों लड़कियों से पूछना चाहा तो मेरे जीजा ने मुझे उनसे इस बारे में बात करने से मना कर दिया। जीजा का मुझे इन लड़कियों से बात करने के लिए मना करना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा कि जीजा ने ठीक ही किया जो मुझे रोक दिया। अगर ये चीखों वाली बात उन अनाथ लड़कियों से पूछती तो ना जाने वो मेरे बारे में और जीजा के घर के बारे में क्या सोचती। उसके बाद मेरे जीजा सुबह सुबह उन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले गए, मुझे ये कहकर कि मैं इन्हें इनके जानने वालों के पास लेकर जा रहा हूँ। जीजा और उन लड़कियों के जाने के बाद मैंने घर का सारा काम पूरा किया और मेरी बहन की छोटी बच्ची को नहला दुल्हा कर उसके साथ खेलने लगी। तभी मेरी माँ का फोन आया और वो मुझसे पूछने लगी कि मेरे जीजा और छोटी बच्ची कैसी है। मैंने बताया कि दोनों पापा बेटी सही है और फिर मैं माँ से रात की चीखों के बारे में बात करने वाली थी कि मुझे ख्याल आया कि एक तो पहले से ही माँ पर दीदी की मौत का दर्द है और ऊपर से मैं ये चीखों की बात से उन्हें और ना डरा दूं। ये सोचकर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, बस हाल चाल बताकर फोन रख दिया। मेरी माँ के फोन के बाद मुझे एक बात अंदर ही अंदर सताए जा रही थी कि ये दोनों लड़कियाँ तो अनाथ थी, तो मेरे जीजा उन्हें कहाँ छोड़ने गए। यही बात मेरे दिमाग में लगातार घूमे जा रही थी। मैं मेरे जीजा पर कोई शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और भगवान की पूजा करते थे और सबसे बड़ी बात मेरे जीजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मेरी दीदी से शादी बिना किसी दहेज के की थी। शाम को जब मैं अपनी जीजा की छोटी बच्ची को आंगन में खिला रही थी तो मैंने देखा कि मेरे जीजा घर आ चुके थे और उनके साथ 4 लड़कियां थी। उनमें से एक की कान और दूसरी के नाक से खून बह रहा था। मेरे जीजा ने मुझसे कहा कि अनीता, इन अनाथ लड़कियों को हल्की सी चोट लगी है, इन दोनों की पट्टी कर दो। जी जीजा जी कहते हुए मैंने तुरंत उन दोनों लड़कियों की पट्टी की और फिर उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर पर लिटा दिया था। मैंने फिर जीजा से पूछा कि सुबह वाली दोनों लड़कियों को उनके जान पहचान वालों के पास छोड़ आए क्या। मेरे जीजा ने दबी आवाज में हाँ बोला। मैंने फिर सबके लिए कल की तरह खाना बनाया और चारों लड़कियों को खाना खिलाया। आज मैं चारों लड़कियों को बड़े ध्यान से देख रही थी
कि मैंने पाया कि ये चारों लड़कियां काफी शांत सी है। उनकी चुप्पी मुझे कुछ कह रही थी कि शायद इन्हें मार पीट कर चुप कराया गया हो और ये चारों लड़कियां सिर्फ आपस में ही बातें कर रही थी। आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था कि कैसे मेरे जीजा को ये अनाथ लड़कियां मिल जाती है, और मुझे बहुत हैरानी भी हुई क्योंकि ये चारों लड़कियां बहुत डरी हुई थी। फिर मैं सारी बातों को भुलाते हुए रसोई में सबके लिए खाना बनाने गई। खाना तैयार होने के बाद आज जब मैं इन चारों लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने लगी तो तभी अचानक मेरे जीजा ने गुस्से में मुझे वहां से उठ जाने को कहा, और जीजा को पहली बार ऐसे गुस्से में देखकर मैं डर के मारे रसोई में चली गई। मेरे जीजा पहली बार मुझ पर जोर से चिल्लाए थे। मैं हैरान थी कि मुझसे ऐसी क्या गलती ही गई थी। और फिर जब मैं बर्तन उठाने आई तो देखा कि चारों लड़कियां गहरी नींद में थी। मैंने देखा कि मेरे जीजा उन चारों लड़कियों को अपने कमरे में ले जा रहे थे, और फिर मुझे जीजा ने कहा कि मैं इन अनाथ लड़कियों की मदद इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी दीदी की आत्मा को शांति मिले। फिर जीजा अपने कमरे में चले गए और मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मेरे कमरे में आते ही मुझे नींद आ गई, और फिर कुछ देर के बाद आज रात फिर लड़कियों के चीखने की आवाजें आने लगी। उनकी चीखों में इतना दर्द था कि जैसे उन पर कोई ज्यादती कर रहा हो। आज मुझे यकीन हो गया था कि ये आवाज सच्ची थी, और तभी मैं उठी और चीखों की आवाज की तरफ चलने लगी। ये आवाजें लगातार मेरे जीजा के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर कमरे की तरफ गई और खिड़की से झांक के देखा तो वो चारों लड़की हाथ जोड़े जीजा से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। लेकिन मेरे जीजा ने बड़ी बेदर्दी से चारों के दुपट्टे उतार कर फेंक दिए थे। मुझे में और जायदा देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुरंत वापस पलट आई। कैसे भी करके मैंने वो रात काटी थी। सुबह होते ही मैंने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। मैंने माँ को बताया कि हमने बड़ी दीदी की शादी एक घटिया आदमी से की है, जो गरीब और मासूम लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाता है। मेरे मन में जो आ रहा था मैंने सब अपनी माँ से कह दिया। मेरी बात सुनकर मेरी माँ भी गुस्से में आ गई और कहने लगा कि अपनी जुबान को बंद रखना, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारी बड़ी बहन के साथ हुआ। तुम्हें तुम्हारे जीजा की ताकत का अंदाजा नहीं है, वह तुम्हें जान से मार डालेगा। माँ की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई थी। मतलब साफ था कि मेरी माँ मेरे जीजा के बारे में सारी बातें पहले से ही जानती थी। माँ ने कहा कि एक बेटी तो खो चुकी हूँ, भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और तभी मेरी माँ ने फोन बंद कर लिया। मगर मैं ये अन्याय होता देख नहीं सकती थी, तो मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती थी। मुझे बस एक सबूत चाहिए था अपने जीजा की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए। और सुबह जब जीजा उन लड़कियों के साथ बाहर जाने लगे तो मैंने उनके सामने ऐसे एक्टिंग की जैसे मुझे कल रात के बारे में कुछ नहीं पता। सारा दिन मेरा बड़ी बेचैनी से कटा था। और फिर शाम को मेरे जीजा 3 लड़कियों के साथ घर आए, और फिर हमेशा की तरह मैंने सबके लिए खाना बनाया और खाना लड़कियों को परोसकर अपने कमरे में चली आई। और कुछ देर बाद में मेरे जीजा मेरे कमरे में आए, ये देखने के लिए कि क्या मैं सो चुकी हूँ। मैंने उनके पैरों की आवाज सुन ली थी, इसलिए मैंने सोने की एक्टिंग की। मुझे सोता पाकर मेरे जीजा तीनों लड़कियों को लेकर अपने कमरे में चले गए। जब मैंने वही चीखें फिर सुनी तो मैं फिर जीजा के कमरे के बाहर चली गई, और मैंने फैसला कर लिया था कि अब तो सच्चाई को दुनिया के सामने लाना है। इसलिए मैं अपना मोबाइल लिए आज रात जीजा की करतूत को रिकॉर्ड करने का इंतजार करने लगी। मैं ये मौका आज किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं अपना मोबाइल लेकर जीजा के कमरे की खिड़की के पीछे छुपकर बैठ गई। तभी फिर वही चीखों की आवाज आने लगी तो मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। तीनों मासूम सी लड़कियां मेरे जीजा के कमरे में चीखे और चिल्लाए जा रही थी। बार बार यह कह रही थी कि उन्हें उनके घर वालों के पास जाना है। मेरा जीजा एकदम आराम से बिस्तर पर बैठा उन लड़कियों की बेपसी का तमाशा देख रहा था। वो तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। तभी मेरा जीजा बिस्तर से उठा,
उनमें से एक लड़की को बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया, फिर उसकी कमर पर अपने पैर से मारने लगा। वह लड़की दर्द से चीला उठी थी और मैं यह सब नहीं देख पा रही थी। ना जाने कैसे मैंने खुद को काबू में किया। जीजा की सारी करतूत वीडियो में रिकॉर्ड होने के बाद में चुपचाप कमरे में आ गई और उसी वक्त वो सारे वीडियो मैंने अपनी दोस्त को व्हाट्सएप कर दिया। उसके पापा एक आईपीएस अफसर है और सुबह होती ही घर पुलिस आ चुकी थी और मेरे जीजा को पुलिस ने पकड़ लिया और उन लड़कियों को बर्बाद होने से बचा लिया। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मेरे जीजा इन गरीब घर की लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेचने वाले गैंग के साथ काम करते थे। मुझे दुख था कि मैं मेरे बहन को नहीं बचा पाई, मगर वही दूसरी ओर खुशी थी कि मेरी वजह से बहुत सी लड़कियां बच गई थी, क्योंकि इस गैंग का अब पर्दाफाश हो चुका था। अब मैं अपनी बहन की बच्ची और माँ के साथ रहती हूँ। मेरी माँ को मुझ पर नाज है कि मैं डरी नहीं और सच्चाई को दुनिया के सामने लाई।